चलिए स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सीखा था। आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपने सीखा था। उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन, मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्वेश्चन कैन वी स्टोर, क्या हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को सिल्वर वेसल में, या कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल में, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल में, ठीक है। या निकिल स्पून को, जो निकिल की चम्मच है, क्या हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में उससे स्टीर कर सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये एक जैसे ही हैं, इनका आंसर एक ही तरीके से देना है, ठीक है। मुझे अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, ये जैसे ये दिए हुए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आपको दिए हैं तो आप ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप इसमें लिखेंगे कि उसे स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैसे, चलिए मैं समझा देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। कैन ए निकिल स्पैचुला बी यूज टू स्टीर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन के साथ आप अपना आंसर बताएंगे। जैसे आपके पास कौन सा है, निकिल स्पैचुला है, ठीक है। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आपके पास किसका सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट, ये देखिए आपने एक बीकर बना दिया, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट आपने फिल कर दिया, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपने ये फिल कर दिया इसमें, ठीक है। इसके बाद आप निकिल स्पैचुला आपके पास है, निकिल, आप जो ना आपके पास ये जो निकिल स्पैचुला है, मतलब एक रोड है या चम्मच है, स्पून है, इससे आप इसे क्या कर रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं, इसे इसमें घुमा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो निकिल स्पैचुला है वो धीरे धीरे क्या होगी, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो बन क्या जाएगा, जैसे रिएक्शन दिखा रही कि इसमें आपको कि NiCuSO4 इज इक्वल टू NiSO4 प्लस Cu, ये इक्वेशन दी है आपको, ठीक है। तो Ni ने इस रिएक्शन में Ni ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया है और NiSO4 बन गया, ये कॉपर फ्री हो गया। तो अब एक बात बताइए, जब Ni निकिल स्पून आपके पास से जो स्पैचुला है, जब आप कॉपर सल्फेट को इसमें घोल रहे हैं इस तरीके से, तो ये निकिल धीरे धीरे डिज़ोल्व होता जाएगा इससे, और ये स्पैचुला जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में निकिल स्पैचुला से आप इसको स्टीर नहीं कर सकते। लेकिन आपको जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आपको इन दोनों की पोजीशन पता है, निकिल जो है ऊपर है कॉपर से, तो इसीलिए जो है इसको निकिल को इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि निकिल ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, निकिल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए इसमें रखना पॉसिबल नहीं है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप निकिल को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा, निकिल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से आंसर नहीं देना, आपको जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं उनका यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकिल का आपको दिया है -0.25, और दूसरा आपको यहाँ कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.34, ठीक है। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है आपके सामने कि इन दोनों में कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। वैसे मैं एक सरल सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। जो वैल्यू कम हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू कम हो वो एनोड लेना आपको कहीं भी, ठीक है। और जो वैल्यू ज़्यादा हो आपको उसको क्या लेना है, कैथोड लेना है। तो आपको एनोड का जानकारी होगी और कैथोड की, ठीक है। तो अब एनोड की वैल्यू आपने ये रख दी, कैथोड की यहाँ रखी है, माइनस माइनस ये आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 0.59 वोल्ट आ जाएगा। आप बताइए स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो जब पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट निकिल के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, निकिल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक तरीके से ये एग्जांपल भी हैं ऊपर वाले, जैसे आपके पास ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आपके पास ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है। अब इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप किस में रख रहे हैं, सिल्वर वेसल में रख रहे हैं, सिल्वर का। भाई कॉपर सल्फेट, ये जो बर्तन है ये सिल्वर है, ये सिल्वर का बना है। अब वही है, अगर आप इसका यहाँ सिल्वर वाला केस ये है, ठीक है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों में एनोड कैथोड कौन सा है बताइए आप,
एनोड एनोड कौन है भाई, कौन सी वैल्यू इसमें कम वैल्यू तो ये है, तो ये एनोड है, और दूसरा ये कौन सा होगा कैथोड। तो ये कैथोड माइनस ई एनोड करने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ठीक इसी तरीके से आप ये सभी प्रॉब्लम आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये लिखा है, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये गैल्वेनिक सेल कैसे बनती है? गैल्वेनिक सेल इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और साल्ट ब्रिज। इन तीनों से मिलकर ये गैल्वेनिक सेल बनती है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम एनोड हाफ सेल भी कहते हैं। एनोड हाफ सेल नेगेटिव टर्मिनल भी होती है, और इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल को हम कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं। इसको पॉजिटिव टर्मिनल भी कहा जाता है, और इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। ये साल्ट ब्रिज जो है, जिसमें हम यू शेप ट्यूब है जिसमें KCl या K2Cr2 या फिर Na2SO4 सोडियम सल्फेट एगार एगार जेल में इनको मिलाकर पेस्ट बना के यू शेप ट्यूब में जो है इसमें फिल कर लिया जाता है, और इसमें कॉटन लगा दी जाती है, ठीक है। और ये जो साल्ट ब्रिज है इन 2 हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये 2 हाफ सेल, एक सेल हाफ सेल ये बना रहा हूँ मैं आपको, ये किसकी है? फॉर एग्जांपल ये जिंक की रोड है, ये कॉपर की रोड है, ठीक है। यहाँ ये वोल्ट मीटर है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये साल्ट ब्रिज से ऐसे जोड़ दिया। तो साल्ट ब्रिज ने 2 हाफ सेल को कनेक्ट किया, ठीक है। चलिए मैं इसमें एक हाफ सेल बना देता हूँ। तो हाफ सेल क्या होती है? जब किसी मेटल की रोड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो हाफ सेल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ आपने जिंक हाफ सेल बनाई है, जिंक की रोड है, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर लिया जो कि इलेक्ट्रोलाइट का एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जिंक रोड और जो कि इलेक्ट्रोड है, और जब जिंक रोड को इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। मैंने बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उसके अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर यहाँ इस इलेक्ट्रोड ने, इसके एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि जितना पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होता है उसके अपोजिट उतना ही पोटेंशियल इस सॉल्यूशन पर होता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही तो ये मैंने क्या करा, जब जिंक रोड को इसी के साथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये देखा गया कि ये सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन आप किसी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर सिंगल हाफ सेल है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसको हमें किसी दूसरी हाफ सेल से कनेक्ट करके वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना होगा, तब उसका हम EMF कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ दूसरी हाफ सेल, जैसे ये एट दिस इलेक्ट्रोड रिडक्शन टेक प्लेस, जैसे कि आपके पास ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में फिल किया है। तो इसमें देखा गया जी, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu+2 आयन है। Cu+2 आयन इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जो Cu+2 आयन जो सॉल्यूशन में घूम रहे थे वो इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इस इलेक्ट्रोड का इसका मतलब मास बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है। तो इसलिए यहाँ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। गैल्वेनिक सेल हम कैसे बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल को हम कैसे बनाते हैं उसको मैं बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इसमें जिंक हाफ सेल ली जाती है डेनियल सेल में, और रिडक्शन हाफ सेल में इसमें कॉपर हाफ सेल ली जाती है। जब इन दोनों हाफ सेल को हम साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं तो ये डेनियल सेल बन जाती है, ठीक है। तो
अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन जो है जिंक इलेक्ट्रोड पर होता है विच इज कॉल्ड एनोड या नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। रिडक्शन जो है कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने एक डैनियल सेल बनाई है। इसमें ये आपके पास यहाँ एक बीकर, ये जिंक, इसमें जिंक सल्फेट फिल किया है। ठीक है, और इसमें जिंक की रोड है। ये देखा गया कि इसमें जिंक जो है क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जो ये जिंक रोड है यहाँ से इसके एटम जो है इसमें सॉल्यूशन में जाते हैं, Zn+2 सॉल्यूशन में जाता है। लगातार इसके मास में, जिंक रोड के मास में कमी होती जाती है क्योंकि यहाँ से जिंक एटम जो है किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है और Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जब Zn+2 सॉल्यूशन में चला जाता है, Zn+2 सॉल्यूशन में चला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए वो इस रोड पर जो है क्या होते हैं, इस यहाँ से होकर दूसरी हाफ सेल की तरफ मूव करने लगते हैं। ऐसे ही आपके पास ये दूसरी हाफ सेल, ये कॉपर हाफ सेल है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया गया है। इसमें Cu+2 आयन और SO4-2 आयन है। ये कॉपर रोड है। ठीक है, इन दोनों हाफ सेल को, जो आपने 2 हाफ सेल बनाई, एक हाफ सेल ये और एक हाफ सेल ये, इन दोनों हाफ सेल को हमने एक साल्ट ब्रिज से, जो कि यू शेप ट्यूब है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड व एगार मिलाकर जो है हमने इस यू शेप ट्यूब में से फिल करके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो साल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसे इंटरनल सर्किट भी कह रहे हैं। इसका काम क्या होता है, साल्ट ब्रिज का ये काम है कि अगर आप एक बात सोचिए, जब यहाँ ये जो रोड है, जिंक रोड है, जब इसके एटम Zn+2 में कन्वर्ट होंगे तो इसमें लगातार इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस हाफ सेल में कलेक्ट होता जाएगा। जबकि इस हाफ सेल में क्या होगा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो यहाँ सॉल्यूशन से Cu+2 जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज़ है वो इस पे इलेक्ट्रॉन पर डिस्चार्ज होने के लिए जा रही है। तो लगातार यहाँ पॉजिटिव चार्ज की सॉल्यूशन में कमी होती जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की कमी होती जाएगी। और यहाँ क्या होगा, इस हाफ सेल में, इस हाफ सेल में जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा यहाँ। तो ऐसा होने से किसी और आयंस का नंबर में कमी आ जाएगी, जिससे धीरे कुछ समय बाद जो है सेल वर्क करना बंद कर देगी। इसीलिए इसमें साल्ट ब्रिज लिया जाता है। तो साल्ट ब्रिज दोनों ओर आयन के नंबर को बैलेंस करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इस साल्ट ब्रिज की हेल्प से सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल जो आपने बनाई है, वो लॉन्ग टाइम तक काम भी करती है। ठीक है, तो आपने इन 2 हाफ से ये इंटरनल जो है आपका क्या है, इंटरनल सर्किट है, इंटरनल जो है, और इसके बाद ये एक्सटर्नल क्या है, ये वायर है, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया आपने। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर से कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर, कि जिंक एनोड का काम कर रहा है और एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और जबकि इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में इधर करंट जा रहा है और इधर क्या है, माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वोल्टमीटर से मेज़र कर लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ कहते हैं। अगर यहाँ ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर मतलब 25 हो और इसमें जो दोनों सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन 1m हो दोनों में, तो उस कंडीशन पे जो डैनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो अप्रोक्स 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आप इसका सेल का ईएमएफ 1.1 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। चलिए इसमें कुछ मैं आपको, इसमें कौन कौन सी गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स सेक्शन होती हैं, कैसे होती हैं, उसे मैं बता देता हूँ। ये जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड कहलाता है, मतलब कि एनोड हाफ सेल है। दूसरा Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, कॉपर में कन्वर्ट होता है, इसमें रिडक्शन होता है, ये कैथोड का काम करता है।
मतलब जो नेट प्रोडक्ट सेक्शन होती है तो ये कौन सी होती है, Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn प्लस 2 Cu। ये इस गैल्वेनिक सेल में या वोल्टेइक या फिर आप कह सकते हैं कि डेनियल सेल में रिएक्शन होती है। चलिए सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ध्यान देना है, जैसे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मेटल ऑब्लिक मेटल आयन, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिखाओगे आप, कंसंट्रेशन। ये जो आपको निशान दिखाए हैं दो पैरेलल, ये साल्ट ब्रिज का निशान है, और ये क्या है, मेटल आयन कंसंट्रेट, और ये क्या है, ऑब्लिक का निशान मेटल। इसका मतलब ये है कि जो एनोड वाला पार्ट है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाना है, जो कैथोड वाला पार्ट है आपको राइट हैंड साइड दिखाना है। ठीक है, तो ये एनोड वाला पार्ट है और ये क्या है, कैथोड वाला पार्ट है। तो एनोड को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल भी होती है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो राइट हैंड साइड में जो मेटल आयन उसमें मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैथोड का काम करता है, और इसे रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं, इसे पॉजिटिव टर्मिनल भी बोला जाता है। अगर जिंक कॉपर की बात करें, जैसे हमने अभी डेनियल सेल की बात करी थी, तो उसमें Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन C1 दिखाई है यहाँ, ये साल्ट ब्रिज का निशान है यहाँ, Cu2 प्लस से इसकी कंसंट्रेशन C2 मान लीजिए आप, इस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, ये राइट इलेक्ट्रोड है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपको ये है, और रिडक्शन हाफ सेल आपकी इधर दिखाई है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिडक्शन हाफ सेल की तरफ होता है, और करंट का फ्लो इसके अपोजिट रिडक्शन हाफ सेल से ऑक्सीडेशन हाफ सेल की ओर होता है। ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन था। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आप एक्सटर्नल जो है पोटेंशियल लगा रहे हैं किसी गैल्वेनिक सेल पर या डेनियल सेल पर, तो कौन कौन से केस बन सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें पहला केस समझ लेते हैं कि जब EMF की वैल्यू E एक्सटर्नल से ज़्यादा हो, मतलब कि आपने यहाँ जो है एक गैल्वेनिक सेल, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप ये बोल सकते हैं कि डेनियल सेल आपने यहाँ बनाई है। ठीक है, ये आपके पास ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ये साल्ट ब्रिज से दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से दो वायर को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके आपने कनेक्ट किया है, और उसके बाद इसमें आपने एक दूसरा ये एक्सटर्नल सोर्सेज है, ये इलेक्ट्रिक सोर्सेज है, मान लीजिए बैटरी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर बाहर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, उसकी अमाउंट अगर जो सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो EMF है, अगर उसके बराबर है, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। जैसे यहाँ केस 2 दिखा रखा ना, तो एक्सटर्नल अगर ई स्टैंडर्ड सेल के बराबर है, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एज ए रिजल्ट नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ये ऐसा तब होगा जब इसमें बाहर से बैटरी के थ्रू अगर इसमें करंट पास किया जा रहा है, ई एक्सटर्नल पास किया जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल के डिफरेंस जो EMF है उसके अगर इक्वल है, तब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा, उसमें करंट का फ्लो भी नहीं होगा, और उसमें केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। लेकिन जो केस 1 में मैं अभी बात कर रहा था आपसे, कि अगर ऐसा है कि EMF की वैल्यू ज़्यादा है ई एक्सटर्नल से, मतलब इसमें उसे बाहर सोर्सेज से जोड़ते हो गया, उसे जो है गैल्वेनिक सेल को ई एक्सटर्नल मतलब बैटरी से जोड़ते हो दिया गया है, लेकिन उसमें जो करंट पास किया जा रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है सेल के पोटेंशियल की कंपैरिजन में, मतलब इंस्टेंट EMF की कंपैरिजन में वो एक्सटर्नल कम है। तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक रोड से कॉपर रोड की ओर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, EMF ज़्यादा है ना, EMF ज़्यादा है एक्सटर्नल से, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ होगा, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की ओर होगा, जिसकी वजह से जिंक लगातार क्या होगा, इसमें डिजोल्व होता जाएगा, ये इसमें जिंक डिजोल्व होता जाएगा, और एनोड और कॉपर जो है कैथोड पर यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, Cu+2 इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो आपने दो केस पढ़े हैं यहाँ। अगर ऐसा है, केस 1 में ये है कि ई एक्सटर्नल अगर आपने बैटरी जोड़ के उससे आप करंट पास कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल में, अगर उसकी वैल्यू कम है सेल के EMF से, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की ओर होगा, जिसकी वजह से जिंक लगातार डिजोल्व होता जाएगा, और डिजोल्व होता जाएगा तो क्या होगा, और कैथोड पर जो है
कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए सेकंड केस भी मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं, बाहर से आप बैटरी से जोड़ के, आप यहाँ बैटरी से जोड़ के इसमें करंट पास कर रहे हैं, उसकी वैल्यू और सेल का जो ईएमएफ है, जो सेल पोटेंशियल का दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो डिफरेंस है सेल पोटेंशियल, अगर वो दोनों वैल्यू बराबर है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होता, इलेक्ट्रो करंट का भी फ्लो नहीं हो पाता, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये सेकंड केस था। इसका थर्ड केस और मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए केस थर्ड में आपने क्या है, इसमें अगर ई एक्सटर्नल, अगर बाहर से आप इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट ज़्यादा है, उसमें करंट ज़्यादा पास कर रहे हैं, किसी कंपैरिजन में जो सेल का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा करंट पास किया जा रहा है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो कॉपर से जिंक की ओर होता है और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर होता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि एज ए रिजल्ट जिंक डिपॉजिट एट जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक डिपॉजिट हो जाता है और कॉपर डिजोल्व होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये और जिंक और कॉपर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, कॉपर डिजोल्व हो जाता है। जैसे आपको यहाँ दिखाया है, साल्ट ब्रिज आपको दिखा रखा है। ठीक है, ये 2 हाफ सेल है, ये 2 हाफ सेल दिखाई है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक की रोड है या कॉपर की रोड है। आपने इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसमें आपसे ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज है, जो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सटर्नल सोर्सेज है, ये जब आप इससे यहाँ से करंट ज़्यादा पास कर रहे हैं तो उससे जो सेल है वो रिवर्स हो जाती है। मतलब इस बार जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कॉपर से जिंक की ओर होता है, क्योंकि वैल्यू जो है ये एक्सटर्नल ज़्यादा है सेल के ईएमएफ से, इसलिए। ठीक है, तो इसके बाद और जो है ये, और जब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है कॉपर से जिंक की ओर होगा तो करंट किधर जाएगा, करंट जो है जिंक से कॉपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। गैल्वेनिक सेल जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखिए गैल्वेनिक सेल का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब उससे लगातार एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर कोई गैल्वेनिक सेल है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस होगा। जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो उसमें तो वर्क करेगी सेल, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें गैल्वेनिक सेल में, जो गैल्वेनिक सेल है, इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर सेट अप इन 2 सेपरेट बीकर, 2 अलग अलग बीकर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसमें वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप की हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उनको सेम बीकर में क्या करा जाता है, सेम बीकर में ही रखा जाता है। कहने का मतलब उसमें एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इसमें जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें साल्ट ब्रिज जरूरी है, जबकि आपने देखा है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें साल्ट ब्रिज होता ही नहीं है, उसमें 2 हाफ सेल होती ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए गैल्वेनिक सेल के लिए जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो डेल्टा जी है, जो गिफ्ट से फ्री एनर्जी है, वो पॉजिटिव आती है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी बाहर से देनी होती है। यहाँ क्या है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड जो है वो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जबकि यहाँ या तो इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड जो है या तो सेम मटेरियल के बने होंगे या डिफरेंट मटेरियल के बने होंगे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए साल्ट ब्रिज की बात कर लेते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, साल्ट ब्रिज क्या है, साल्ट ब्रिज यू शेप ट्यूब है। साल्ट इट इज़ ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ठीक है, विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एगार एगार, मतलब एगार एगार जेल है, उसमें एगार एगार में आप क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला के, जैसे सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है, कोई इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम सल्फेट वगैरह, उसके साथ आप मिलाकर उसको पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं और यू शेप ट्यूब में आप इसे फिल कर लेते हैं और दोनों एंड पर उसमें कॉटन थोड़ा लगा देते हैं। तो इसका साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, वो फंक्शन क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ में जो साल्ट ब्रिज होता है वो 2 हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। 2 हाफ सेल को जोड़े रखता है, इंटरनल सर्किट का काम करता है।
और इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इट इंक्रीज द वर्किंग पीरियड ऑफ टाइम, वर्किंग टाइम को बढ़ा देता है। गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेइक सेल है, उसकी वर्किंग पीरियड को बढ़ा देता है। इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विच इज हार्मफुल फॉर सेल। अगर ये साल्ट ब्रिज ना लिया जाता, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैंने साल्ट ब्रिज लगा दिया यहाँ, ये साल्ट ब्रिज, तो इसमें होगा क्या, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ना रखता इसमें तो यहाँ से क्या होता, तो ये यहाँ सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच जाता, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक, तो दोनों के बीच क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता। दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि अगर मैं इसको जिंक लेता हूँ और इसको कॉपर लेता हूँ तो आप देखोगे इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव इधर जाए, ये नेगेटिव, तो क्या होगा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेल जो है डैमेज हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए इसमें क्या लिया जाता है, साल्ट ब्रिज लिया जाता है। ओके।